ओके, सो इन नेचर हम क्या बोल रहे हैं, टिपिकल ब्लैक स्टोन इज फाउंड विच हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टाइनी आयरन पार्टिकल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये एक आयरन ऑक्साइड होता है और इसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। तुम लोगों ने सबने ही देखा होगा नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट का कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता, उसको हम लोग अपनी तरह से कट कर करके बना लेते हैं। और नेचुरल मैग्नेट्स की जो अट्रैक्टिव पावर है वो एक लो अट्रैक्टिव पावर है। बाद में हम लोग जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं वो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं उनकी लो अट्रैक्टिव पावर होती है, बट हाँ उनसे हमें ये पता चल जाता है कि मैग्नेट किस तरीके का होता है। इन अ नेचुरल मैग्नेट, सॉरी, इफ अ नेचुरल मैग्नेट इज टाइड at its center of gravity and is suspended freely in horizontal plane, it always stays in north south direction। हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये रुकता है जाकर के। तो वो जो कंपास में हम लोग यूज करते हैं वो नेचुरल मैग्नेट ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देन बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बनाया जा रहा है। कभी कभी हम लोग बार मैग्नेट बनाते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट बनाते हैं, नीडल बनाते हैं, ये सब आर्टिफिशियल में ही आता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पावर भी हो सकती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशन में देखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फंडा वही है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in which their magnetic effects can be experienced is called the magnetic induction field। मतलब हर एक मैग्नेट के अराउंड एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसमें हम दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के आए तो वो एक फोर्स फील करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो भी बोलना चाहो, तीनों एक ही चीज के नाम है। इसको जनरली बी से, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला ने और गॉस ने इसके ऊपर काफी काम किया था, इसलिए एक यूनिट को टेस्ला ने अपना नाम दे दिया और दूसरे वाले को गॉस ने अपना नाम दे दिया। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस होता है, ये याद रखना, ये यूज करना होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट क्या होता है कि अगेन ये कैसी हैं, ये रियल फील्ड लाइंस तो है नहीं। अब हम क्या बोलते हैं कि इसके चारों तरफ जो ऑरा क्रिएट हुआ है वो हमने कैसे बनाया होगा, हमने एक मैग्नेट रख दिया यहाँ पे और उस मैग्नेट के अराउंड मैंने मैग्नेटिक नीडल को घुमाया। ये एक्सपेरिमेंट वैसे स्कूल्स में करवाया जाता था पहले, कि मैग्नेटिक नीडल को उसके साइड में घुमा के लेते जाओ तो उससे तुम्हें एक लाइन जैसी चीज दिखाई पड़ती जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस टू विजुअलाइज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। इट इज प्योरली एन इमेजिनरी कंसेप्ट, हमेशा याद रखना है। कोई वैसी लाइन एग्जिस्ट कर नहीं रही है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि वहां पे वैसी लाइन होगी जिसके अलोंग वहां पे फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम वे एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सेम वैसे ही कंसेप्ट है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। In order to draw these lines, we have to take a test object which is magnetic dipole like compass needle। जैसे मैंने बताया अभी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट रख देते हैं और एक कंपास नीडल को इसके चारों तरफ घुमाते हैं। मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं, सपोज ये इसका नॉर्थ पोल था, लेट्स से कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तुम मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे रखोगे तो वो एक डायरेक्शन दिखाएगी, जहां पे डायरेक्शन दिखाएगी वहां पॉइंट लगा करके फिर रखेंगे, फिर से डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन जब मिला करके बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके की लाइंस बनती हुई दिखाई पड़ती है, ठीक है। सो वैसे हम फाइंड करते हैं, ऐसा हम लोग के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पहले कराया जाता था, होपफुली तुम्हारे यहाँ भी कराया ही जाता होगा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। फील्ड लाइंस जो ये जा रही हैं इनके टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। ये हमने पहले कंसेप्ट पहले भी देखा हुआ है, ये वाला सेम कंसेप्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। तो हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ हाँ जी सर। सर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रॉपर्टी एक तरह से सेम ही होती है ना?
ऑलमोस्ट, नॉट कंप्लीटली, ऑलमोस्ट। अब मैं बताऊंगा कि कहाँ का चेंज भी होती है जनरली। वो जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल, हाँ जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को नॉर्थ और साउथ ने रिप्लेस कर लिया, और तो कुछ नहीं लग रहा था। हाँ, और है एक ये चीज है कि मैग्नेट के अंदर भी ये फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं। मैग्नेट के अंदर देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं, और मैग्नेट के बाहर देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ। जबकि चार्जेस में ऐसा कुछ नहीं होता, चार्ज में पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा, बस खत्म बात। वहां पे ऐसा नहीं कि डाइपोल के अंदर क्या हो रहा है, डाइपोल के बाहर क्या हो रहा है, वो कुछ सिस्टम ही नहीं है वहां पे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, ऐसा जा रहा होता है। क्लोज कंटिन्यूअस कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग एट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। विद इन द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये एक स्पेशल चीज है जो उसको अलग कर रही है, वहां से अलग कर रही है, उस कंसेप्ट से अलग कर रही है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है कि मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जा रही है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, लेकिन चार्जेस में क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, उसके अंदर बाहर वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। क्लियर है ये डिफरेंस? यस सर। गुड। सो ये देखो, जैसे यहाँ पे बना हुआ था, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ से साउथ है तो ये लाइंस ऐसे जा रही होंगी। अगर दो नॉर्थ पोल एक साइड साथ में रख दोगे या दो साउथ पोल एक साथ में रख दोगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सर हाँ, सर सेंटर ऑफ द मैग्नेट पे क्या होता है सर? क्या होता है मतलब, समझा नहीं। सर मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है, वीक होती है सेंटर ऑफ द मैग्नेट पे? स्ट्रांग होती है डेफिनेटली, नंबर ऑफ लाइंस वहां पे ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा सर, वो पोल्स के पास भी यही होता है ना? हाँ, ठीक है सर। अच्छा वो क्या बोला, इफ इन एनी रीजन in a combined field due to two magnets there are no field lines। जैसे ये एक रीजन आ गया जहां पे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस आई ही नहीं। अगर बाई चांस ऐसा कोई रीजन बन जाता है तो हम ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं नल पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट। जैसे यहाँ पे बन रहा है, जहां पे क्या हो रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को रिपेल कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ से कोई लाइन पास ही नहीं कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। Lines of force in a field also represent qualitatively the strength of the field at a point in the field। मतलब जितना हम ऐसा समझ सकते हैं कि क्वालिटेटिवली नहीं, इसको क्वांटिटेटिवली लिखना चाहिए था एक्चुअली। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है उतनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे। हाँ, वो वैसे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स क्राउड देमसेल्फ वेयर द फील्ड इज इंटेंस। जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वहां पे वो डेंसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे कम इंटेंस होगा, मतलब इंटेंस नहीं होगा, वीक फील्ड होगी, वहां पे डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। और मैग्नेट में कभी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जबकि चार्जेस में ये वाला कंसेप्ट नहीं था। चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग एग्जिस्ट कर सकता है, डाइपोल भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट इन केस ऑफ मैग्नेट डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी मैग्नेट को ब्रेक भी कर देते हो, सपोज हमने यहाँ पे कोई एक मैग्नेट बना दिया ऐसा, ठीक है, जिसका नॉर्थ और साउथ मैंने पहले दिखा रखा था कि हाँ यार ये था नॉर्थ और ये था साउथ। अब तुम बोलते हो कि नहीं सर हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो अगर आप इसको ब्रेक भी कर दोगे तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका साउथ और ये वाला पॉइंट इसका नॉर्थ बन जाएगा, दोनों अलग अलग मैग्नेट का। तो हमेशा ये डाइपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. गुड। नाउ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर क्या कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब जो चार्ज का क्वांटिटी है, कितना चार्ज है उसके ऊपर, उस पर डिपेंड कर रहा है। किस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी अगर नहीं होगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये याद रखना। जीरो फोर्स की कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो, या फिर वहां पे कोई चार्ज ही ना हो, या फिर चार्ज के पास वेलोसिटी ही ना हो।
या फिर v और b पैरेलल हो जाए, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो या तो q 0 हो जाए, या v 0 हो जाए, b 0 हो जाए, या फिर साइन थीटा 0 हो जाए। इतने केस बन सकते हैं फोर्स के 0 होने के लिए। तो जब तक चार्ज अगर यहाँ पे ऐसा पड़ा हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि कोई फोर्स है। हाँ, अगर वो मूव कर रहा है तो फोर्स है वहां पे। तो इसको लर्न करने का मेथड यही होता है, हम लोग इसको राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं, या मतलब कैसे भी देख सकते हो आप। एक तो ये है कि आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, सीधा सीधा v क्रॉस b करो, फिंगर्स को v के डायरेक्शन में रखो और b के डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करो, तो जो भी थंब का डायरेक्शन होता है वो फोर्स दे देगा। जैसे f का वैल्यू q इंटू वी क्रॉस बी दिया है ना, तो v क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट से f आ रहा है। तो फिंगर्स को v के डायरेक्शन में रखो, नेचुरल रोटेशन करना, उल्टी फिंगर्स ना रोटेट करने लगना। नहीं, कुछ लोग एनाबेल बन जाए और अपने हाथ उल्टे ही रोटेट करने शुरू कर दे, वो सब नहीं करना। नेचुरल डायरेक्शन में जैसे फिंगर्स रोटेट होते हैं वैसे रोटेट करो। तो v से b की तरफ रोटेट करोगे तो जो थंब का नेचुरल डायरेक्शन आ रहा होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक तो ये मेथड हो जाता है। या फिर आप फ्लेमिंग वाला राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। तो फ्लेमिंग वाले राइट हैंड रूल को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, मतलब मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो मैं बोलता हूं, दैट इज FBI। यहां पे रखो F, यहां पे रखो B, और यहां पे रखो I। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ तो V है, आप क्यों I बोल रहे हो? तो मैं इसलिए I बोल रहा हूं क्योंकि I जो होता है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। अब v का जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है? वो चार्ज की वेलोसिटी है ना। पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। और यहाँ पे हम लोग जो q ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपने आप रिवर्स हो जाएगा। तो जो v है वो किसका वेलोसिटी है? चार्ज का। तो चार्ज की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो हम इसको FBI करके भी याद रख सकते हैं। सर हमारे में फादर मदर चाइल्ड करके करते थे हम लोग। हाँ, कहीं फादर कहीं ये भी मतलब करते हैं कि मदर फादर मतलब मदर एंड मैग्नेटिक। चाइल्ड करके दिखा देते हैं। तो फादर मदर और चाइल्ड करके दिखाएंगे तो ये ऐसा हो जाता है कि F फॉर दिस फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड चाइल्ड, ये C किसके लिए यूज हो रहा है? चार्ज का डायरेक्शन या करंट? करंट या चार्ज सर दोनों। करंट, हाँ ठीक है। तुम कैसे भी कर लो, FBI कर लो, FMC कर लो, जो तुम्हें समझ में आता हो, जिससे तुम्हें याद रहे। बस सीधी सी बात ये कि हमें याद रहना चाहिए कि हम क्या दिखा रहे हैं वहां पे। ओके? यस सर। यस सर। यस सर। अब बात आती है कि चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी हो क्या सकती है। देखो, इस पे तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूछो मत। काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें वो घुमाएगा। बट फिर भी हम लोग अपनी तरफ से जितने भी केसेस पॉसिबल है वो सब लेकर के चलेंगे। पहली ट्रेजेक्टरी हो सकती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि V इज पैरेलल टू B। जैसे हम यहां पे बोले कि ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, V इज पैरेलल टू B। इन दैट केस थीटा या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। और अगर ऐसा हुआ तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। साइन थीटा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 हो जाएगा तो ये कौन सा वाला मोशन होगा? ये यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। वो भी कौन सा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं है यहाँ पे। अब दूसरी चीज आती है कि सर्कुलर पाथ बन जाए। सर्कुलर पाथ कब बनता है? तो सर्कुलर पाथ के लिए जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिर वो सर्कल को फॉलो करेगा। जैसे यहां पे अगर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे क्रॉस बनाने का मतलब हमेशा याद रखना, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड, और ऐसा डॉट बनाएगा तो वो होता है आउटसाइड। तो फिलहाल जैसे उसने ये बनाया क्रॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पेपर के अंदर की तरफ जा रही हैं, और हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर हुआ, ऐसा एंटर हुआ, तो V का डायरेक्शन देखो इधर है। अगर तुम यहाँ पे FBI लगाओगे या V क्रॉस B लगाओगे तो फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। फोर्स और वेलोसिटी जैसी परपेंडिकुलर हुए ये सर्कुलर में आ जाएगा, सर्कुलर में आगे आकर के यहां तक आएगा। और किसी भी मोमेंट पे देखो, हमेशा वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर दिख रहा है।
तो जब भी वेलोसिटी एंड फोर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे वो क्या काम कर रहा होगा, यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। सर्कुलर मोशन, अब फोर्स इस पे कितना लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है क्यू वी बी, फोर्स इस पे लग रहा है क्यू वी बी। और सर्कुलर मोशन में जो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने वहां पे बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट द न्यू काइंड ऑफ फोर्स, कोई नया फोर्स नहीं होता, जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उन्हीं के रिजल्टेंट को हम सेंट्रीपिटल बोल देते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज क्यू वी बी, और वो भी V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि V इधर है और B कैसा है, अंदर की साइड पे है, तो V और B के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जब हम ये QVB करेंगे तो फोर्स हमें ऐसा दिख रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब QVB को तुम mv स्क्वायर बाई r के साथ में इक्वेट करते हो तो यहां से तुम्हें बहुत कुछ मिल जाता है। mv स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब अगर तुम v और v कैंसिल करोगे तो तुम्हें रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा mv अपॉन qb, तुम उसको अलग अलग फॉर्म में डाल सकते हो, बट जनरली तुमसे यहां तक पूछा जा सकता है, आगे बहुत ज्यादा कोई नहीं लेकर के जाता, यहां तक ही पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। फिर भी फॉर्मूले तुम अपनी तरफ से याद रखोगे तो अच्छी बात है, इट इज नॉट अ बैड थिंग। बट ये कब हुआ था, ये जो मैंने अभी पढ़ा सर्कुलर पाथ, ये कब हुआ था, ये तब हुआ जब पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर थे, मतलब वेलोसिटी इधर थी और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो अंदर की साइड था। ये समझने में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो सर। गुड। नो सर। अब इसके बाद एक बात आता है हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ कब आता है, जब वेलोसिटी जो है वो किसी थीटा के एंगल से एंटर कर रहा हो, मतलब वो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसी थीटा के एंगल से एंटर कर रहा हो। तो जब वो थीटा के एंगल से एंटर करता है तब हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये बन जाएगा हमारा v cos थीटा, और ये v cos थीटा जो है ये b के पैरेलल है, और दूसरा हमारा बन जाएगा ये v sin थीटा जो कि v के परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, ये v sin थीटा, ये v cos थीटा। v cos थीटा और b का डायरेक्शन सेम है, तो v cos थीटा और b की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला, लेकिन v sin थीटा का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से v sin थीटा और b की वजह से एक फोर्स लगेगा। अगर हम v क्रॉस b करेंगे तो v क्रॉस b करने के बाद तुम अपने फिंगर्स करने के बाद देखो जरा, मतलब फिंगर्स को v sin थीटा की डायरेक्शन में रखो और b की डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो तुम्हें फोर्स का डायरेक्शन इनसाइड द पेपर दिखाई पड़ेगा। मतलब ऐसा होगा कि ये अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, लेकिन v cos थीटा की वजह से ये आगे भी जा रहा है। तो अगर v cos थीटा नहीं होता तो यहीं पे सर्कुलर मोशन अंदर की तरफ कर रहा होता, ठीक है, ऐसा ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा होता है एक ही पॉइंट पे। बट v cos थीटा तो जिसकी वजह से ये आगे भी जा रहा होगा, जैसे ये स्प्रिंग शेप बनता जा रहा है ना, तो ये बोलते हैं हम हेलिकल पाथ, इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ, ठीक है। रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ हम कैसे निकालेंगे, सेम वही जो ऊपर हमने किया था वही सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे v sin थीटा यानी v परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो v sin थीटा को v परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो सब कुछ वैसा ही यूज हो रहा है, mv sin थीटा mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्या आ जाएगा QVB, तो v की जगह पर यहाँ पे भी v sin थीटा आ रहा होगा, b आ जाएगा, v sin थीटा कैंसिल करोगे, r का वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी mv sin थीटा अपॉन QV, ये रेडियस आ जाएगा जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, सेम वही है, बस हमने क्या किया v की जगह पर v sin थीटा रख दिया है। टाइम पीरियड निकालना होगा तो तुम बोलोगे कि हाँ यार टाइम पीरियड के लिए हम 2 पाई r बाई v कर देंगे तो तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा। एक और टर्म यूज किया जाता है पिच, कि पिच क्या होता है, पिच बहुत इंपॉर्टेंट है, पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, मतलब अगर v cos थीटा का कंपोनेंट नहीं होता तो ये यहीं पे ही सर्कल बना रहा होता, कुछ इस तरीके का, मैं दिखा देता हूं। अगर लीनियर कंपोनेंट नहीं होता तो ये कुछ इस तरीके का एक सर्कल बना रहा होता अंदर की साइड जाने वाला, समझना इस चीज को। ये मैंने ऐसा सर्कल दिखाया, ये कैसा बना रहा होता, ये यहां से दिखा था कि इधर था ये पार्टिकल, इसके अंदर टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा बनाता रहता। लेकिन क्योंकि v cos थीटा का भी कंपोनेंट है तो जैसे ही एक सर्कल अपना कंप्लीट करेगा ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो चुका होगा, ये उस जगह पे नहीं रहेगा। v sin थीटा की वजह से तो ये वाला काम कर रहा है, मतलब v sin थीटा इधर है, यहाँ पे इधर v sin थीटा है और यहाँ पे इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ये f, तो v sin थीटा की वजह से ये ऐसा अंदर की तरफ सर्कल बना रहा है। लेकिन v cos थीटा की वजह से ये आगे भी जाता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक सर्कल कंप्लीट करते करते थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया होगा,
फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे। तो यहां से यहां तक जो हम आए हैं ना, ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहां तक जो हम आए, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच। तो पिच जब हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड को v cos थीटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। टाइम पीरियड को v cos थीटा से, तो जो तुमने टाइम पीरियड निकाला था उसको v cos थीटा से मल्टीप्लाई करा दोगे तो तुम्हें पिच मिल जाएगा। ये तुमसे पूछा जा सकता है, पिच। इज इट वेव क्लियर टू चैप्टर ऑल ऑफ में यू? यही या वेव चैप्टर में यही लेमडा के नाम से जाना जाता है क्या, पिच नहीं भाई, कॉन्जिक्यूटिव? नहीं 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 नहीं। क्योंकि वो भी सर कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और ये पृष्ठ के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही तो लेमडा करता है। हाँ वो होता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा क्रस्ट और ट्रफ बन रहा है, यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है ना। यहाँ पे तो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, हेलिकल पाथ बन रहा है, अलग है ये। मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करोगे तो एनालॉग बोल सकते हो कि यहाँ पे इस हेलिकल पाथ को अगर हम एक वेव मान लें तो उस वेव का जो लैम्डा होगा वो यहाँ पे पिच का काम कर सकता है, थोड़ा एनालॉगस है। क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, sir. सर प्लैनेट इसी से रोटेट करता है ना, क्योंकि उसके पास भी cos थीटा नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ता है, बस अपने ऑर्बिट में रोटेट करते जाता है। देखो प्लैनेट में तो यार हेलिकल पाथ बनता है एक्चुअली, क्योंकि सन भी अपनी पोजीशन से आगे जा रहा है, और सन अगर अपनी पोजीशन से आगे जा रहा है तो प्लैनेट उसके साथ में तो वो आगे जाता जा रहा है, उसमें तो हेलिकल पाथ बनता है। बट फिलहाल हम अज्यूम ये करके चलते हैं कि सन अपनी जगह पर रुका हुआ है। अब जैसे अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ जो तुम्हारा मून घूम रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में नहीं बल्कि एक हेलिकल पाथ में है, लेकिन उसका हेलिकल पाथ का रीजन कुछ डिफरेंट है, क्योंकि अर्थ घूम रही है इसलिए मून भी उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है हेलिकल पाथ में, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके सर। इसके बाद तुमसे पूछा जा सकता है बायोट सैवर्ट्स लॉ, ये क्या होता है? सो बायोट सैवर्ट्स लॉ समझने से पहले हमें समझना चाहिए करंट एलिमेंट। देखो मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला है कि मैथ्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है, मैथ्स जो है वो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है। वेक्टर, एक बार मैंने तुम लोगों से ये पूछा था कि ए डॉट बी एग्जिस्ट करता है, ए क्रॉस बी भी एग्जिस्ट करता है, तो ए अपॉन बी एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ए डॉट बी एग्जिस्ट करता है, ए क्रॉस बी भी एग्जिस्ट करता है, तो ए अपॉन बी क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? सो कोई बता सकता है कि क्यों नहीं करता? अविनाश तुमने माइक तो ऑन किया था लेकिन बोला क्या ये नहीं पता चला। नहीं सर, मैं सोच रहा था कि वेक्टर कैंसिल हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वेक्टर कैंसिल हो जाए? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए? और वेक्टर मल्टीप्लाई सर रूल्स रूल्स क्या क्या शिवम तुम बोलो, क्या बोल रहे हो? सर रूल्स होंगे ऐसे कि डिवाइड नहीं हो सकता वेक्टर, मल्टीपल ही होता है। बेटा मैथमेटिक्स में कोई भी रूल होता है उसका डेरिवेशन होता है, देखो सीधी सी बात ही है। सर इसका भी होगा कोई डेरिवेशन? बताओ क्या है इसका डेरिवेशन? अभी तो देखो मैंने अभी तो पता केवल नहीं। यही पूछा था कि ए डॉट बी ए क्रॉस बी होता है और ए अपॉन बी नहीं होता है। अभी तो तुम मुझे ये बताओ कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी ही क्यों होता है? दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलर आ गया। कई लोग मुझे ये भी बोलते थे, मैं एक्चुअली वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ए सर अपॉन बी करते हैं तो डायरेक्शन डिवाइड कैसे हो सकती है। हाँ अविनाश बोलो। सर मेरे हिसाब से सर इधर तो सर साइन इधर कोस, सर इधर 10 में सर वैल्यू 0 हो जाएगी डिवाइड में। ना भाई ना ना ना, किसी ने इस पे रिसर्च करी है थोड़ी बहुत? हाँ या नहीं, जल्दी से बोलो। सर मेरे को समझ में नहीं आया। सर तक तुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ ए डॉट बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए क्रॉस बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए अपॉन बी एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल क्यों नहीं है? सर क्योंकि वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन के साथ में होती है, तो आप डिवाइड करके तो आप डायरेक्शन नहीं इधर उधर कर सकते हो।
एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहता था कि वेक्टर में जो होता है वो डायरेक्शन होती है, हम डायरेक्शन डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, सर देखो और ए डॉट बी जो है वो ए बी cos थीटा हो जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा। नहीं नहीं, अब ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट मुझे क्लियर हो गया कि ए अपॉन बी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन को हम डिवाइड नहीं कर, डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? नॉर्थ इंटू साउथ सर करके कर तो सकते हैं सब। सर ये देखो सर मैं बताता हूँ सर, जैसे आई क्रॉस जे, सर आई क्रॉस जे जो होता है वो के हो जाता है ना। हाँ क्यों? सर वो नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे को ये पता है कि वही तो आई मैं क्रॉस बोल जे। रहा हूँ, आई क्रॉस जे तुमने बोला के हो जाता है, लेकिन आई डॉट जे जीरो हो जाता है। अरे ये कैसा मल्टीप्लीकेशन है जिसमें डायरेक्शन एक बार मल्टीप्लाई होकर के गायब हो जा रही है और दूसरी बार डायरेक्शन मल्टीप्लाई होकर के एक नई डायरेक्शन आ जा रही है। और अगर डायरेक्शन मल्टीप्लाई होकर के इतना सब कुछ कर रही तो डायरेक्शन डिवाइड क्यों नहीं हो सकती? सर क्योंकि डायरेक्शन को डिवाइड करके अब क्या मतलब, जैसे सर अगर नॉर्थ और जैसे अगर आप जैसे कोई नॉर्थ में जा रहा है और कोई वेस्ट में जा रहा है, तो सर आप एक तरह से मल्टीप्लाई करके मतलब एक तरह से उसकी एक डायरेक्शन निकाल सकते हो सर। नहीं नहीं, बस 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 रुको, यहीं रुको। एक आदमी सर नॉर्थ में जा रहा है और एक आदमी साउथ में जा रहा है, दोनों को तुम डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई करके तुम क्या बोलोगे कि वो हवा में उड़ जाएगा? नॉर्थ क्रॉस साउथ करके देखो जरा, सर वो तो जीरो आ जाएगा। वो तो जीरो आ वही है जाएगा। वो। अरे लो यार, डायरेक्शन जीरो हो गई। पता नहीं सर, आप ही बता दो। सोचो सोचो, इस बात को सोचो यार। एक्चुअली पता है क्या, हम लोग कभी इन सब चीजों पे सोचते नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग कभी इन सब चीजों पे सोचते नहीं है यार कि ये जैसे ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम बोलते हैं डायरेक्शन डिवाइड नहीं हो सकती। तो मैं बोलता हूँ भाई डायरेक्शन मल्टीप्लाई क्यों हो जाती है, और वो भी ऐसी मल्टीप्लाई हो रही है कि कभी तो मल्टीप्लाई होकर के गायब ही हो जा रही है और कभी मल्टीप्लाई होकर के एक नई डायरेक्शन दे दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्थ और ईस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट मतलब मल्टीप्लाई होकर के किसी क्रॉस करोगे तो किसी नए डायरेक्शन में चला जाएगा, डॉट करोगे तो जीरो हो जाएगा। क्या मतलब है यार इस बात का? तो इस बात का एक्चुअल में मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बात का एक्चुअल में मतलब ये है कि जो वेक्टर है वो मैथ्स का टॉपिक है नहीं। वेक्टर जो है वो डिराइव हुआ है पूरा का पूरा फिजिक्स से। इनिशियली जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जब तुम बचपन में पढ़ते हो तो हमेशा जैसे क्यू वी बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, तो तुमने क्या देखा होगा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, so f is directly proportional to sin theta, so it will be qvb sin theta। पहले की जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो इसी तरीके से होते थे, तब क्रॉस डॉट वाला कंसेप्ट था नहीं। लेकिन साइंटिस्ट ने ये चीज देखी होगी कि जहां पे भी साइन थीटा का फंडा आ रहा है वहां पे हमारे पास एक फाइनल क्वांटिटी वेक्टर मिलती है नेचुरली, और जहां पे भी कॉस का फंडा आ रहा है वहां पे हमेशा हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें कोई वेक्टर नहीं मिल रहा होता है, क्वांटिटी वेक्टर मिलती नहीं, स्केलर मिलती है। तो इसके लिए उन्होंने ए डॉट बी और ए क्रॉस बी डिराइव किया कि एक को हम डॉट से दिखाएंगे, एक को हम क्रॉस से दिखाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट दिखाने थे। क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट में कभी कभी कॉस पे डिपेंडेंस थी, कभी कभी साइन पे डिपेंडेंस थी। कॉस की डिपेंडेंस में हमेशा स्केलर आ रहा था और साइन की डिपेंडेंस में हमेशा वेक्टर आ रहा था। इसलिए उन्होंने इस तरीके के दो अलग अलग प्रोडक्ट डिफाइन किए। और डिवाइड उन्होंने इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको डिवाइड करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मल्टीप्लीकेशन से ही उनके सारे काम चल गए, इसलिए उन्होंने कभी इसको डिवाइड किया ही नहीं है। ये इसके पीछे का रीजन है। अब जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, और वैसी एक चीज और फिर मैं दिखाने वाला हूं, करंट एलिमेंट। मैंने तुम्हें पहले क्या बोला था कि करंट कैसा होता है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन तो इसकी होती है लेकिन ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, बताया था ना मैंने, क्योंकि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। यस सर, बताए थे परसों के क्लास में। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब हम यहाँ पे एक वेक्टर करंट भी यूज करना चाहते हैं और उसका वेक्टर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे साइन थीटा आ रहा था, जब साइंटिस्ट ने इसको किया तो यहां पे आ रहा था साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब आएगा वेक्टर क्वांटिटी, और हमें पता भी है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें, क्योंकि फॉर्मूले में तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट कराएं? ठीक है, तो हम किसका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं? हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आई को करंट, हम आई को एक वेक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन वेक्टर बना नहीं पा रहे हैं, तो हमने उसके लिए, फिजिक्स वालों ने उसके लिए क्या किया, करंट एलिमेंट घुसा दिया यहाँ पे। करंट एलिमेंट क्या है? करंट एलिमेंट में बोलता करंट एलिमेंट इज टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनो, करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले सकता था, इसलिए उसने करंट एलिमेंट को वेक्टर क्वांटिटी लिया। और करंट एलिमेंट उसने क्या बोला, I इंटू डीएल,
डीएल मतलब वो छोटा सा पार्ट जिसकी वजह से आप किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। जैसे मैंने ये वायर बना दिया, थोड़ा अलग से बनाता हूं, ये वाला वायर बना दिया, एक सेकंड रुकना, ये वाला वायर बना दिया, और मैं बोल रहा हूं कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ये वाला एलिमेंट सपोज, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, आई फ्लो हो रहा था, ऐसे जा रहा था। करंट को हम लोग डायरेक्टली वेक्टर क्वांटिटी नहीं ले सकते, तो मैंने बोला कि यार मुझे पूरे वायर की वजह से लेना या इतने छोटे से पार्ट की वजह से लेना, तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसकी जो डायरेक्शन है डीएल, मैंने क्या किया, आई इंटू डीएल को मल्टीप्लाई करके मैंने बोला कि हाँ यार ये हो गया हमारा नया वेक्टर जबकि हम आई को कभी वेक्टर नहीं बना सकते थे। और यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है उसमें साइन थीटा का यूज भी है और साथ में वेक्टर क्वांटिटी भी आएगी, ये भी हमें पता है। तो जितने भी फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये कांड किया कि आई इंटू डीएल को अपना एक नया वेक्टर बना दिया और उसका नाम दे दिया करंट एलिमेंट। करंट इज नॉट अ वेक्टर बट करंट एलिमेंट कैन बी टेकन एज अ वेक्टर and its direction is same as the direction of current। ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है, its direction is the same as the direction of the current। करंट की ही डायरेक्शन यूज भी करवा रहा है वो यहाँ पे, लेकिन करंट एलिमेंट बोल रहा है वो, क्योंकि करंट को डायरेक्टली वेक्टर तो बोला नहीं जा सकता, हर जगह करंट को वेक्टर लेना पड़ेगा, इसलिए उसने यहाँ पे करंट एलिमेंट बना दिया। अब इसमें फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हम बोलते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो बोलता है कि यार देखो ये डीएल और इनके बीच में जो है, क्योंकि इस थीटा पे डिपेंडेंस है, इस थीटा पे डिपेंडेंस है, बी की डिपेंडेंस किस पे है, इस थीटा पे है, इस आई पे है, करंट पे है, डीएल पे है। और ये जो वेक्टर बन रहा है ना, यहां से अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा, इसको मैं ओ ले लेता हूं, तो ये ओपी का जो वेक्टर मैं बना रहा हूं ना, आर वेक्टर, इस वेक्टर पे भी है, इतने पे है डिपेंडेंस। तो इस पूरी डिपेंडेंस की वजह से अब फॉर्मूला कैसे बनाता है वो बोलता है कि जो dB होगा, इस पॉइंट पे जो dB होगा, दैट dB इज I dl क्रॉस R अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर, और ये म्यू 0.4 पाई तो है ही, वो कांस्टेंट तो है ही सर आर क्यूब होगा शायद। हाँ आर क्यूब होगा, सॉरी आर क्यूब होगा। सो यहां पे क्या करता है, आईडीएल क्रॉस आर, यहां पे जब हम लगाएंगे इसको तो मॉड, सॉरी मैं इसको ठीक कर देता हूं थोड़ा सा, तो जब हम ये लगाएंगे और इसके बाद हम डालेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ आईडीएल मॉड ऑफ आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो मॉड ऑफ आर कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब साइंटिस्ट ने डिफाइन किया होगा तो कैसे डिफाइन किया होगा कि यार डीवी जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है, डीएल के प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ऐसा बन रहा है। लेकिन बाद में जब समझ में आएगा कि अच्छा साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी, तो उनको समझ में आया कि हाँ यार वेक्टर क्वांटिटी तो हमें वेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब करंट को वेक्टर बोल नहीं सकते तो उन्होंने करंट एलिमेंट को वेक्टर बना दिया और फिर लगाया आईडीएल क्रॉस आर। और यहां से उन्होंने आईडीएल क्यों बनाया, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना कि थंब को ऐसे देखना, अगर हम अपने फिंगर के थंब को इसकी डायरेक्शन में रखें और राइट हैंड के थंब को, और फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में रखें, पी की तरफ रखें, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही होंगी एक्चुअली वो रोटेट होंगी इनसाइड, तो जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही होंगी वो बी का डायरेक्शन आता है यहाँ से, और वो आईडीएल क्रॉस आर करके बहुत आराम से मिल सकता था। इसलिए हमने आईडीएल मतलब ये लेंथ भी यूज कर ली और करंट का डायरेक्शन भी यूज कर लिया और सब कुछ एक साथ यूज करके एक नया वेक्टर बना दिया, दैट इज नोन एज करंट एलिमेंट। तो यहां से हम पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाते हैं, दैट इज dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करना होता है तो तुम ये सब करके इंटीग्रेट भी इसको कर सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। सर इसका रिजल्ट स्केलर में नहीं आता क्या, जो वो लोग मतलब इसको वेक्टर बना के बना रहे थे? बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्केलर कैसे हो सकता है, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड का अपना डायरेक्शन होता है ना, कोई भी फील्ड हो, फील्ड का तो डायरेक्शन होता है। सर नॉर्थ पोल से साउथ पोल का वो डायरेक्शन होता है ना इसमें। एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट बना रहे हो तो डायरेक्शन तो दे ही रहे हो ना। और यही तो मैंने तुम्हें बताया कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के पीछे का बेसिस क्या है, कि जहां साइन थीटा नेचुरली दिख रहा है फिजिक्स में, फिजिक्स के कंसेप्ट में, कि अगर कभी साइन थीटा पे डिपेंडेंस आ जाती है तो वहां पे आ जाता है
वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट क्वांटिटी इज वेक्टर, और जहां पे कॉस थीटा आ जाता है वहां पे रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर। इसीलिए तो उन्होंने ये दो चीजें बनाई। मैथ्स में यही दो ऐसे फॉर्मूले हम पढ़ते हैं जिनका कोई डेरिवेशन नहीं है। ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का कोई डेरिवेशन नहीं है, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा तुमको। बाकी हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन बता देंगे, लेकिन ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का कोई डेरिवेशन नहीं बताएगा। और कोई तुम्हें ये भी नहीं बताएगा कि दो तरीके से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से एक तरीके से डायरेक्शन गायब हो जाती है और एक तरीके से डायरेक्शन नहीं आ जाती है, ये कभी नहीं बताया जाता। सो वो एक्चुअली क्या है, उसका रीजन ये है कि जो वेक्टर है वो पूरा का पूरा फिजिक्स से डिराइव हुआ है। सो इसलिए हम यहाँ पे डेरिवेशन में फॉर्मूला प्रूफ करने के चक्कर में हम नहीं जाते, और हम ऐसी कई सारी चीजें बना लेते हैं वेक्टर से रिलेटेड जो हमारे काम आ जाए फिजिक्स में। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा यार। यस सर। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो तुम्हें Yes, याद sir. रखना है, म्यू जीरो इज द इंपॉर्टेंट टर्म। एक तो ये कांस्टेंट है म्यू 0/4 पाई, ठीक है, एंड म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला तो तुम्हें दिख ही रहा है। अगर हम आइडियल क्रॉस आर करके बना रहे होंगे तो ये इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे अगर आर यूनिट वेक्टर दिखा रहोगे तो आर स्क्वायर रहेगा, और नॉर्मल आर वेक्टर दिखा रहोगे तो यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, जो मैंने ऊपर भी दिखाया था। म्यू जीरो को हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी बोलते थे, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। दोनों के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो हम हमेशा वेक्टर एडिशन करेंगे, बट स्पॉन्सरशिप में मुझे नहीं लगता कि कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलवाएगा। उसके अलावा ये कौन से रूल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के, तो बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं यार, अलग अलग हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। एक रूल तो मैंने बता ही दिया कि थंब को इसके डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को पॉइंट पी की तरफ रखो राइट हैंड के, और जब पी का जो डायरेक्शन होगा मोशन का, रोटेट होने का, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसने देखो यही काम इसने यहाँ पे भी करके दिखाया कि तुम कैसे भी करके देख सकते हो। जो मैंने रूल्स बताए, जैसे मैंने ये बताया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, थंब को इसके डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को पॉइंट के डायरेक्शन में रखा, तो हमने यहां से देख लिया। सर्कुलर करंट के लिए हम कुछ और भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे रूल है तुम, लेकिन कोई एक ही रूल याद रखो तो बेटर रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगे आगे जाकर के। क्रॉस और डॉट का मीनिंग मैंने बता दिया था। क्रॉस और डॉट का मीनिंग ये होता है कि डॉट मतलब वो आउटवर्ड होता है, क्रॉस मतलब वो इनवर्ड होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम्हें यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा जो क्लॉक की डायरेक्शन में चलता है दैट इज क्लॉकवाइज, जो क्लॉक के डायरेक्शन के अपोजिट चलता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये फॉर्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, आर यूनिट का डिस्टेंस है, इसमें करंट है आई, और ये पॉइंट है जो यहाँ से नीचे φ1 और ऊपर φ2 बना रहा है, नीचे φ1 और ऊपर φ2। तो तुम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो। बेस्ट फॉर्मूला है यार मेरे हिसाब से, सबसे अच्छा फॉर्मूला है, बहुत बार यूज किया जाता है कई सारे क्वेश्चन में, तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो इसको कि म्यू 0/4 पाई आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। और अगर φ1 φ2 में नहीं अल्फा बीटा में याद रखना है तो cos अल्फा माइनस cos बीटा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने, सपोज अगर IMU-CD का एग्जाम बाई चांस हो गया तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल काम करने के लिए। अगर ये दोनों फाई दोनों इक्वल है तो ये 2 sin phi हो जाएगा। यस सर वो टीएस रहमान का ना एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया। ओके, लिंक मुझे एक बार जरा सेंड करना, मैं एक बार देखूंगा, फिर उसके बाद आगे कुछ बनाता हूँ यार उस पर। सर एक बार बता दो, उसमें ना वो साइड मेरे को ठीक नहीं लग रही थी, वो उसमें मैंने एक्चुअली मैं कॉलेज देख रहा था तो उसमें ना आया हुआ था अप्लाई नाउ एंड टीएस रहमान, तो मैंने करके देखा तो उसमें काफी बड़ा लंबा चौड़ा पेज था, 3-4 पेजेस का, तो मेरे को ऑथेंटिक तो लग रहा था। मैं आपको फिर भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, एक बार लिंक दे देना, मैं देख लूंगा उसको। अब देखो इसमें ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, इसमें कई सारे केसेस बन जाते हैं, हो सकता है नेक्स्ट पेज पे वो दिए भी हों। जैसे इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, तो इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या हो गया कि एकदम नीचे तक चला जा रहा है, सो φ1 का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ऊपर φ2 का वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा।
तो अगर 90 डिग्री डालोगे तो यहाँ पे 2 आने लगेगा, उससे एक अलग फॉर्मूला बन जाता है। सेमी इनफाइनाइट वायर का भी पूछा जा सकता है कि यहाँ एक एंड है और दूसरा एंड इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो φ2 को 0 और φ1 को 90 कर देंगे, तो वहां से सेमी इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर या नॉर्मल फॉर्मूला, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फॉर्मूले का डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, बट ये फॉर्मूले तुमसे जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने ये, हाँ देखो मैंने बोला ना इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो इसको जब तुम आगे सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें यहाँ से 2 कैंसिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और क्या दिखेगा, μ0/2π I/r। ये वाले फॉर्मूले में मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, हमेशा, क्योंकि एक सर्कुलर वाले में क्या होता है, वहां से μ0/2 हो जाता है, सिर्फ पाई हट जाता है, और यहाँ पे μ0/2π I/r आता था, और मैं हमेशा फॉर्मूले में इधर से उधर ग्लिच कर देता था। तुम्हें क्या करना है कि ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रख लो, तुम्हारा नहीं होना चाहिए वो सेम चीज। सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा कि एक 0 और एक 90 रखोगे तो इट विल बी μ0I/4πr, ऐसा हो जाएगा। एक्चुअल पोजीशन पे तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो तो श्योर सी बात है, बी हमेशा 0 रहता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट भी पूछा जाता है, बट मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाने वाला हूं, आप लोग भी इसके डेरिवेशन पे नहीं जाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका डेरिवेशन बोर्ड के अलावा कहीं पूछा जाता है। लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रख लो, काफी अच्छा फॉर्मूला है, μ0/4π 2πNI/r। अब r क्या है, r है इसका रेडियस, x के डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है, x² + r² 3/2, ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। एट सेंटर मतलब अगर x = 0 होगा तो कितना लगेगा, तो हमें इतना मिलेगा, μ0NI/2r, n का वैल्यू 1 होगा तो μ0I/2r मिल जाएगा, ठीक है। सेंटर पे ये चीज मैक्सिमम होती है। कुछ अच्छे एग्जामिनेशंस होते हैं ना, वहां पे इसमें वो SHM भी करवा देता है। कैसे SHM करवाएगा, जैसे मैं बस एक सिंपल सा केस बता रहा हूँ यहाँ पे, SHM का केस कैसे बन सकता है। अगर मैं बोलूँ कि x का वैल्यू जो है वो इतना छोटा है कि r के रेस्पेक्ट में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, रेडियस के रेस्पेक्ट में, रेडियस काफी बड़ा है और x बहुत छोटा, मतलब ये पार्टिकल बस यही घूम रहा है ऐसा, तो तुम क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो b आएगा वो, मतलब अभी तो खैर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको भी वैसे देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे आएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ सकती है हमारे पास, नहीं सॉरी, नहीं आ सकती है, सॉरी, ये मैग्नेट का नहीं था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, मैं गलती से मैग्नेट में ले आया। SHM में नहीं जा रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं x = 0 पे क्या होगा और क्या सिचुएशन है, बस ये फॉर्मूला एक बार याद रख लेना। x ग्रेटर देन r के लिए क्या होगा कि तुम r को नेग्लेक्ट कर लोगे और ऐसी कंडीशन बना लोगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा कोई तुमसे, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पूछा जा सकता है, बट स्टिल एक बार देख सकते हो तुम फॉर्मूला ये। bx कर्व कोई नहीं पूछने वाला है, सब जेई की चीजें जो जेई में पूछी जाती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कोई पूछने वाला। हेल्महोल्ट्ज कर्व कॉइल्स होती हैं जिसमें 2 कॉइल लेकर के हम कराते हैं और ऐसा कर्व बनाते हैं, लेकिन ये भी कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा तुमसे ये, अगर हम किसी आर्क में, थीटा के आर्क में करंट पास करा रहे हैं तो उसकी वजह से सेंटर पे हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो हम बोलेंगे μ0/4π θI/r। यहां पे हमेशा याद रखना कि जो थीटा हम ले रहे हैं, दैट थीटा इज इन रेडियंस, दिस थीटा इज इन रेडियंस, ये वाला थीटा, ठीक है। अब जो भी तुम्हें लिया जा रहा है, जैसे इसके लिए पूछ रहा है 2π - थीटा के लिए पूछेगा तो तुम 2π - थीटा कर दोगे, सेमी सर्कल के लिए पूछेगा तो तुम थीटा की जगह पर पाई रखोगे, वहां पे ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। क्वार्टर सर्कल, 3/4 सर्कल के लिए पूछेगा तो वहां पे तुम 3π/2 रख दोगे। कंप्लीट सर्कल के लिए पूछेगा तो तुम 2π रख दोगे और वहां से उसका कंप्लीट सर्कल वाला फॉर्मूला बना लोगे। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले बनते हैं जो तुमसे पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। क्लियर है यार सबको ये? यस सर। ओके, जैसे सर्कल वाला मैंने बता दिया। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, 2 सर्कल है, एक का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2 और दोनों सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर दोनों सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होगी वो भी सेम डायरेक्शन में मिल रही होगी, दोनों को सिंपल ऐड कर दो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि कर्व 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो b1
और ये कॉइल 1 की वजह से होगी B1 और कॉइल 2 की वजह से होगी B2। नाउ B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? B इक्वल टू रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये तुमसे पूछा जा सकता है। थीटा वीटा वाला तुमसे कोई नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई थीटा वाला पूछेगा। ये पूछा जा सकता है। ये जो मैंने अभी बनाया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे करंट आया और इधर से इधर चला गया और इधर चला गया और फिर फाइनली यहाँ चला गया। मतलब यहाँ का जो डायरेक्शन है, अगर तुम्हें ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, बी हमेशा 0 ही होता है। अब चाहे तुम ऐसा बना लो कि वो इस डायमीटर के अलॉन्ग आ रहा है या सेमी सर्कल से पास कर रहा है, या तुम ऐसा बना लो कि एक साइड मेजर आर्क बन रहा है और एक साइड माइनर आर्क बन रहा है। उस केस में भी अगर तुम बनाओगे तो यहाँ पे करंट I1 और यहाँ पे करंट I2 जाएगा, और वो I1 और I2 का रेशियो इस तरीके का होगा कि जब तुम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो 0 ही आएगा। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी अभी बताया तुम्हें। ऐसा कोई एग्जांपल बता देना कि ऐसा कब होगा? बेटा ये एग्जांपल ही तो है, और क्या है। ऐसा तब होगा कि यहाँ पे करंट आया और करंट आकर के यहाँ पे एक कॉइल में ऐसे डिवाइड हो गया। जैसे हम लोगों ने उधर पढ़ा था ना, ये I का करंट आया सपोज यहां से, या 2I का करंट आया, तो ये जंक्शन मिल गया ना, इस जंक्शन पे स्प्लिट हो गया, I में इधर चला गया और I में इधर चला गया, आधा आधा बढ़ गया और इधर से इधर आ गया। अब जब तुम इस सेमी सर्कल का निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, इस सेमी सर्कल का तो आ रहा होगा कुछ B1, ठीक है, और इसका निकालोगे तो B2। B1 और B2 का डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो हमेशा ये B 0 ही आएगा। इन द सेम वे जैसे यहां से हमने करंट पास कराया, तो इधर चला गया सपोज I1 और इधर चला गया ये I2, तो ये I1 और I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे होंगे, यहाँ पे एक आएगा B1 और एक आएगा B2। वो B1 और B2 अगेन कैसे होंगे? वो B1 और B2 होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर हम I1 की वजह से अगर इस पॉइंट पे B1 देखेंगे, तो जो B1 होगा वो कैसा होगा? वो इनसाइड जा रहा होगा, और जो B2 होगा वो आउटसाइड जा रहा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B2। और अगर हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू जो होगा वो मैग्नीट्यूड में सेम आएगा। तो जब ऐसा होगा तो B का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये एग्जांपल ही है एक्चुअल में। क्लियर? यस सर। ऐसे केसेस मैंने इलैबोरेट करके भी करवाए थे तुम लोगों को क्लास में। यहाँ तो मैं डायरेक्टली बस बताते जा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा होगा। मैंने क्लास में इलैबोरेट करके भी करवाए थे, एक बार उसको गो थ्रू करना, नहीं तो ये तो याद रखने के लिए काफी है, कभी पूछ लिया जाए तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो। नाउ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज को जरा ध्यान से समझो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो खुद अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अगर ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ये मतलब ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इट इज वर्किंग एज अ मैग्नेट। और उसको हम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स लगेगा ही लगेगा। दो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो वो फोर्स कैसे लगता है? वो लगता है BIL sin थीटा से। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी करके निकालते हैं, या उसको हम IL क्रॉस बी बोल देते हैं अगर सीधा सीधा स्ट्रेट लेंथ होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? BIL sin थीटा से। यहाँ पे भी वही FBI वाला कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। उसका लेंथ कैसे? जैसे अभी तो मैंने एक रैंडम सा लेंथ ले दिया है, अगर सीधा लेंथ होगा तो ये लेंथ है, करंट का डायरेक्शन है, वही BIL sin थीटा करोगे, और थीटा जो होगा वो किसके किसके बीच का एंगल होगा? आइडियल और बी के बीच का एंगल होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, BIL sin थीटा। जनरली स्ट्रेट कंडक्टर्स के लिए पूछा जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम किससे निकालेंगे? आइडियल क्रॉस बी करके ही निकालेंगे, या FBI करके निकाल दो, वही FBV FBI वैसे करके निकाल सकते हो। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, पीछे मतलब वो। ओके सर ठीक है। देन हम लोग देख रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब इसको समझो, ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट है I1 का, ये दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट है I2 का।
अगर इसमें करंट है I1 का तो डेफिनेट सी बात है कि ये एक मैग्नेट हो गया, और इसमें करंट है I2 का तो ये दूसरा मैग्नेट हो गया। अब दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि फोर्स ऑन अ लेंथ L। अब उसने ये डिफाइन किया कि फोर्स ऑन अ लेंथ L निकालना है हमें। अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट लेंथ का, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का। तो पूरी इनफाइनाइट लेंथ पे तो फोर्स निकालने जाओगे तो तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इसके फोर्स पर यूनिट लेंथ पे हमें काम करना पड़ेगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है और क्यों काम करना पड़ेगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे हम बोलेंगे कि ये है सपोज वायर नंबर 1 और ये है वायर नंबर 2, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है। अगर मैं इस वायर नंबर 1 से इस पॉइंट पे, जहां पे ये वायर नंबर 2 रखा हुआ है, इस पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं, डेफिनेटली वो अंदर की साइड आएगी, क्योंकि देखो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स अंदर की साइड रोटेट कर रही होंगी। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट विल बी म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। ये हमने पहले ही निकाला हुआ था, जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए निकाला था। इज इट क्लियर? यस सर। अब हमने अभी क्या निकाला, हमने बोला कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, तो हमें उसकी लेंथ देखनी पड़ेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम इसकी एल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए बी किसकी वजह से आ रहा है, बी आ रहा है B1 की वजह से, फर्स्ट वाले वायर की वजह से बी। सो B1 I, जो इसमें करंट जा रहा है, दैट इज I2 इंटू L इंटू साइन थीटा। तो I और B, I2 और B1 में डायरेक्शन देखोगे तो I1 ऊपर और B1 अंदर की साइड है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज 1। तो F21 हमें कितना मिला, वो हमें मिला B1 I2। B1 I2 L। हाँ, सो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि F21 अपॉन L तुम्हें देखना है, F21 अपॉन L, तो व्हाट इज B1? B1 इज म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 और ये I2 अपॉन R। सो ये वाला फोर्स हमारे पास आ जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। अब तुम चाहे 1 की वजह से 2 पे निकालो या 2 की वजह से 1 पे निकालो, दोनों ही तरह। और फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा ये भी समझो, फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा। तो हम बोलेंगे कि आईडीएल क्रॉस बी होता है, आईडीएल का डायरेक्शन ऊपर है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करोगे तो ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, वो कैसा होगा, वो इधर की साइड जाएगा। F21 इज दिस। और अगर हम यहीं पे F12 निकालेंगे तो इधर की तरफ, मतलब अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है तो ये फोर्स अट्रैक्टिव, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, फोर्स अट्रैक्टिव हो जाता है। और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ये तुमसे पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। इन द सेम वे ये फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस आ सकता है। मूविंग चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, एक तो मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है QVB वाला, और दूसरा जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगता है। और इन दोनों की वजह से हम नेट फोर्स निकालते हैं। बट ये मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे पूछेगा, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में डाल दिया। ये तुमसे जनरली कोई नहीं पूछेगा। ये एक स्पेशल केस है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इसमें फोर्स जो सरफेस टेंशन वाली कंडीशन होती है वैसी फोर्स इस पे लगेगा और ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। बट ये भी कोई नहीं पूछेगा, ये सब जेई के ही पार्ट है, वहां पे ज्यादा यूज होता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो सकता है तुमसे पूछ ली जाए बाई चांस कि एक वायर इधर है और एक वायर इधर है, तो ये वाला वायर इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा और मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाना है। तो मैं बोलूंगा कि अगर mg डाउनवर्ड है और फोर्स इसका अपवर्ड है तो mg और ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, mg और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंसिंग पूछी जा सकती है कि एक वायर की वजह से अगर मुझे दूसरे वायर को बैलेंस करवाना हो तो हम कैसे बैलेंस करवा सकते हैं। तुमने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स देखे होंगे जहां पे बैलेंसिंग वाले, तुम अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि मैग्नेट एक्सपेरिमेंट फॉर बैलेंसिंग, तो कई जगह पर तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा कि एक मैग्नेट की वजह से दूसरा मैग्नेट ऊपर बैलेंस होकर के रखा हुआ है। वो इसी वजह से दिखाई पड़ता है कि mg और ये लगने वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और बैलेंस होने की वजह से ऐसा दिखाई पड़ता है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। एक सेकंड।
ओके यार, सो नाउ हम लोग जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पे। ये तुमसे पूछा जा सकता है, जैसे गॉस थ्योरम होती है, इन द सेम वे यहाँ पे हम यूज करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या होता है, वो क्या बोल रहा है, एम्पियर लॉ गिव्स अनदर मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें वो क्या बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज कर्व और क्लोज लूप, यहां क्लोज सरफेस की बात नहीं हो रही है, यहां पे क्लोज लूप की बात हो रही है। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। जैसे वहां पे वो था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आता है म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये इस तरीके से हमें लेना पड़ता है। जो बाहर के हैं, लूप के बाहर के करंट, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो अंदर के हैं उनसे हमारा लेना देना है। अगर हमारा करंट ऐसा, मतलब हम इस तरीके से जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरली जा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो अपवर्ड जा रहा है उस करंट को ले लो प्लस, और जो डाउनवर्ड जा रहा है उसको ले लो माइनस। सो लूप के अंदर हमें I1 और I3 प्लस दिख रहा है, I2 माइनस दिख रहा है। म्यू जीरो टाइम हम नेट करंट करेंगे, बाहर वाले करंट से हमें कुछ लेना देना है नहीं। और बी डॉट डीएल करोगे, हमेशा याद रखो बी डॉट डीएल करोगे, बी डॉट डीएल। ठीक है, बी डॉट डीएल करोगे तो यहां से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इससे कई सारे फॉर्मूले भी डिराइव कराए जाते हैं आगे जाकर के, बोर्ड में तो कई सारे डिराइव कराए जाते हैं, बट तुमसे फॉर्मूला तो कोई नहीं डिराइव कराएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तुमसे एम्पियर सर्किटल लॉ पूछा जा सकता है। किसी को कोई डाउट है ये समझने में? नो तो सर। सर नो सर। ठीक है, इसके सर बाद आज क्लास है? बेटा चलने दो क्लास, आज देखते हैं कब तक चलती है। ये तो खत्म करेंगे ही करेंगे। क्यों, ठीक है सर। ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी सोना है कुछ? नहीं सर, वो मेरे को थोड़ा कुछ और काम करना है, कोई नहीं। मैथ्स कर रहा था सर वैसे में। क्या क्या? सर वो मैथ्स कर रहा था थोड़ी सी सर, वो तुलानी की। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम लोगों का तोलानी का, यार तोलानी के फॉर्म में कोई बड़ा ग्लिच हो रहा है क्या? बहुत बच्चे मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि सर तोलानी का फॉर्म आ गया है, खुल नहीं रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैंने अभी तक देखा नहीं फिर है। से उसका फॉर्म बंद हो गया। अब तो फिर उसका साइड पे फॉर्म नहीं खुल रहा है। सर मैंने भेजा था ना आपको। हाँ भेजा था, तुम लोगों में से भी किसी ने, एक ने भेजा था मुझे, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने उसको ओपन नहीं किया। पर मुझे बहुत बच्चों ने भेजा कि सर ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया। तो मैंने कहा यार अब जब टाइम सर मिले। अभी तो सर सर हाँ, अभी तो 1 महीना सर, हो सकता है खुल जाए सर फिर से। फिर से तो खुलेगा ही, 30 जून लास्ट डेट है। हाँ। खुल तो जाएगा, वैसा तो कोई इशू नहीं है, फॉर्म तो खुल ही जाएगा। अब बस आज जैसे अभी न्यूज में बड़ा वो बवाल चल रहा है ना कि 12th के बोर्ड कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, तो कल जो न्यूज आने वाली है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सर आज काउट होगा। कल नहीं आएगी सर, 3 जून को आएगी। क्या क्या? सर वो गवर्नमेंट ने कहा है ना सुप्रीम कोर्ट को, 3 जून को आएगी। हाँ, आज मतलब चल तो बहुत कुछ रहा है, आज बहुत सारी वो बैठक हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैंने न्यूज में भी थोड़ा सा देखा था। काहूट यार आज नहीं होगा प्रांशु, काहूट कल ही होगा। और कल का, हाँ कल का लेक्चर का टाइमिंग जो है वो 12 to 3 या 3:30 तक जाएगा, कल के लेक्चर का टाइमिंग। मतलब और अभी हम, सर हाँ बोलो। इंग्लिश में वोकैब्स कितनी और करनी है आगे, कहाँ से करनी है? 120 ना। 120 तक करनी है। ठीक है सर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंड्रिकल वायर, ये भी मुझे नहीं लगता कि तुमसे उसमें कोई पूछेगा। फॉर्मूला वैसे तुम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई भी पूछेगा। और मैं देख लेता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब सर हाँ। सर मैंने तुलानी की साइट खोली अभी, मेरे तो चल रहा है, मैं डालने की कोशिश की, मेरे तो फॉर्म चल रहा है। यार मैंने देखा नहीं ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी तक पता नहीं कि उस पर क्या चल रहा है। मैं देखूंगा तब मैं बता पाऊंगा। मैं तो पूछ रहा था तुम लोगों से कि एक्चुअली क्या चल रहा है, क्योंकि कई लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास। फॉर्म ठीक खुल है। गया। रिव्यू करने के बाद जो पेमेंट नहीं हो रहा है ना, हाँ वो प्रॉब्लम आ रही थी। 2-3 बच्चे का तो कॉल आया था उसका, तो मैंने देख लिया फिर। ओके, हाँ मैंने कुछ बच्चों को भेजा भी था कि भाई अगर नहीं हो रहा तो उसको बता देना, पुष्पम को बता देना होगा। क्योंकि कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो पेज पे जाकर के पेमेंट वाले ऑप्शन को देख ही नहीं रहे नीचे जाके। मैंने वो क्या कर रहे हैं कि आधा अपलोड कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे हैं। तो अपलोड जो नहीं भी कर रहा है उसका रिव्यू हो जा रहा है, रिव्यू होने के बाद पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है वो।
अच्छा सर वो पता है क्या होता है सर, वो मैं बताता हूँ सर। कुछ ना वो जो लापरवाही कर जाते हैं ना फॉर्म में, कुछ अगर डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं करे तो आप हाँ ना प्रीवियस, जैसे बाकी फॉर्म्स में प्रीवियस में जा सकते हो आप प्रीवियस पेज पे, इस पे प्रीवियस पेज पे ही नहीं आ सकते आप नेक्स्ट करने के बाद। अच्छा सर उसके मेरा बाद तो फॉर्म ही नहीं खुल रहा। करने के बाद सर 3 दिन जैसे का मतलब इसमें 7 पेज सर, इसमें 7 पेजेस होते हैं सर इस फॉर्म में, तो अगर आप थर्ड पेज पे चले गए तो आप फर्स्ट पेज पे वापस नहीं आ सकते। यार ये तो नाटक है फिर, अजीब सा या हाँ तो वो कह रहे हैं उसका कि आपको वो लिखना पड़ेगा तुलानी को जाके, ऐसे आप दो वापस नहीं आ सकते। सोल्यूशन है सर उसका। या तो उसको मेल कर दो तो वो फिर रिवर्ट करते हैं, या हाँ फिर तुम अपना मेल चेंज करके दोबारा भर दो। ओके। यही 2 सोल्यूशन उसका निकल पाता है। अब बाकी तो सारे का हो गया, 2-3 का हम लोग का भी हुआ था, शिवम का भी हुआ था, तो फिर हम लोगों ने मेल चेंज करके डाल दिया फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यार एक वीडियो मैं इस पे भी बना दूंगा यार, नहीं तो लोगों ने इतने डाउट पूछे इस पे, इतने डाउट पूछे हैं कि मतलब मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इसी के चक्कर में। देखते हैं कल सुबह शायद थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक वीडियो मैं इस पे भी डाल दूंगा। ओके, नाउ कमिंग टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड है अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी टाइटली वुंड टर्न्स ऑफ insulated wire with generally diameter of the coil smaller than its length, जैसे ये दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे वायर्स मैंने, मतलब एक ही वायर के बहुत सारे टर्न्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं और ऐसा बना दिया। अब हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो बहुत सारे सर्कुलर लूप इस पे बन रहे हैं। सर्कुलर लूप बनने की वजह से इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है। हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और इसके बाहर वाला जो होता है वो फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर जा रही होती है। देखो जैसे अंदर जाती हुई लाइंस तुम्हें बहुत स्ट्रांग दिख रही होंगी और बाहर जाती हुई लाइन बहुत दूर दूर दिखाई पड़ती है, तो बाहर वाली को अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं, जो कि एक्चुअल में जीरो है नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं। और अंदर जो लाइंस जा रही होती हैं ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सो तुम कैलकुलेट अगर करोगे तो वो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आता है वो तुम्हें बाय हार्ट करना है यार, वो पूछा जा सकता है तुमसे कि अगर वो सोलेनॉइड है और किसी पॉइंट पी जो कि अल्फा और बीटा बना रहा है यहाँ से, उस पे अगर हमें निकालना पड़ेगा तो वो कितना आएगा, तो वो इतना आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड होगा तो तुम साइन अल्फा और साइन बीटा को क्या बोलोगे कि इट इज 1 and 1, बिकॉज अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, तो उस केस में दूसरा आंसर ये आ जाएगा। और सोलेनॉइड के एंड पे जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हाफ, हाफ ऑफ बी इन एंड पे। ये 2-3 चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, डेरिवेशन फिर भी मैंने लिख दिया लेकिन कोई नहीं पूछने वाला, हम लोगों ने क्लास में वैसे किया भी था इसका डेरिवेशन एक बार। एंड नाउ वी या आर सर गोइंग जो टू, आइडियल सोलेनॉइड का बताए थे म्यू नॉट एन आई हाँ म्यू नॉट ये है ना। एन, जैसे म्यू नॉट एन आई जैसे आइडियल सोलेनॉइड के लिए बताए थे। आइडियल सोलेनॉइड मतलब वो जनरली जिसका बोलता है कि थीटा 0 होगा। अल्फा नहीं, इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोलते हैं उसको, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनाइट लेंथ की होगी, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये होता है कि उसकी जो रेडियस है और उसकी जो लेंथ है, लेंथ उसकी रेडियस से काफी बड़ी है। इन दैट केस हम लोग बोल देते हैं म्यू नॉट एन आई। यस सर। ठीक है, देन वी आर गोइंग फॉर टोरॉइड। तो टोरॉइड में क्या होगा, जैसे ये टायर या टायर वाला जो ट्यूब होता है वो ले लो और उसके ऊपर तुमने ये वायर को वुंड कर दिया पूरा प्रॉपरली, ऐसे कॉइल बना बना करके, बना बना करके। अब क्या होगा, जब करंट फ्लो कराओगे तो इसके अंदर, ये जो अंदर है ना ये फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसको भी हम एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे तुम निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। तो जब एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालते हैं, जनरली एम्पियर सर्किटल लॉ इसके लिए यूज किया जाता है, तो जब तुम निकालोगे तो तुम बोलोगे कि इस लूप के अंदर हमें ये सारे करंट मिल रहे हैं, तो हम इस करंट की वजह से जब बी डी आई करेंगे, बी डॉट डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन करके आ जाता है। तो टोरॉइड का भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड बोला जाता है, सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड। एंडलेस होता है ये भी, एंडलेस क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, तो एंडलेस सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड बोला जाता है। इसका प्रूफ भी हम लोग एम्पियर लॉ से करते हैं, बोर्ड में पूछा जाता था, तो मैंने पहले करवाया भी था, लेकिन अभी तुम लोग डायरेक्टली भी याद रखोगे तो चलेगा। साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है, तो साइक्लोट्रॉन वाली डिवाइस मैंने बताई थी कि यहाँ पे बहुत हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है, एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये है, नीचे 2 डी बने रहते हैं,
एक चार्ज पार्टिकल आता है, फिर चार्ज पार्टिकल के साथ में हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, डीप एक फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ देर ये पॉजिटिव, कुछ देर ये पॉजिटिव। तो उसको हम क्या कराते हैं, ये जो भी पार्टिकल होता है हम इसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश करते हैं कि जब जितनी देर में ये पॉजिटिव है तो ये घूम के इधर आए, फिर ये घूम के इधर आए, फिर ये घूम के इधर आए, एंड सो ऑन, ऐसे करके ये यहाँ से निकाला जा सकता है। सो साइक्लोट्रॉन एक इसका प्रिंसिपल क्या होगा सर? इसका प्रिंसिपल वही होगा जो हमने बोला था ना इनिशियली, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें कैसी दिख रही होगी, नॉर्थ टू साउथ जाती हुई दिखाई पड़ रही होगी। सो ये तुम्हें मैग्नेटिक, सॉरी ऐसे दिखाता हूँ कि ये दिख रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नीचे की साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एक पार्टिकल आया, मैंने पार्टिकल को उसका थोड़ा सा एक्सेलरेशन, मतलब थोड़ा सा वेलोसिटी या थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल था, ये पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तो ये इधर की साइड थोड़ा सा जाएगा। जैसे ही डी के अंदर एंटर करेगा तो डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और उसके पास वेलोसिटी भी है, तो वो क्यू वी बी साइन थीटा वाला कंसेप्ट यूज होगा। तो वी बी, यहाँ पे आया उसका v, ये है b 90 डिग्री, v क्रॉस b करोगे तो तुम्हारे को फोर्स दिखाई पड़ेगा इस डायरेक्शन में जाता हुआ। तो ये क्या करेगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा यहाँ पे, ऐसा करके एक जो यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसा, तो ऐसा करके एक सर्कल कंप्लीट करेगा, आगे की तरफ जाएगा ऐसे। जैसे ये d के बाहर निकलेगा तब तक पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, इसको फिर से बाहर निकलने का एक चांस मिल जाएगा, मतलब स्पीड लेने का चांस मिल जाएगा, स्पीड लेगा। अब जैसे यहाँ पे स्पीड लेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ v1 हो चुकी होगी, दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो फिर से वही क्यू वी बी साइन थीटा लगेगा। अब की बार वेलोसिटी बढ़ चुकी है तो सर्कल थोड़ा और बड़ा बन जाएगा, फिर ये यहाँ से एंटर करेगा तो और बड़ा बन जाएगा, ऐसे करके इसका सर्कल धीमे धीमे बड़ा होता जाता है, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। मतलब हर सर्कल में उसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा फिर? सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में मतलब सेमी सर्कल के बाद उसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा आफ्टर एवरी सेमी सर्कल। इसका यूजेज कहाँ पे होता है सर? इसका यूज हमेशा यार ऐसा होता है कि हमें जब भी पार्टिकल, कोई भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं और उनकी हमें वेलोसिटी बढ़ानी होती है ना, या उनको बीम की तरह कहीं यूज करवाना होता है चार्ज पार्टिकल को, तो हमें इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट वाला में यही यूज होता है क्या सर, किसी चीज पे इलेक्ट्रॉन? साइक्लोट्रॉन यूज किया जा सकता है बॉम्बार्डमेंट वाले में भी। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए थोड़ी ना होता, बस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मूव कराता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम इसमें यूज नहीं करा पाते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, इलेक्ट्रॉन को यूज कराने में उसका मास बहुत कम होता है। जिन भी पार्टिकल का मास बहुत कम होता है उनको यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं, बल्कि हम किसको करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, उनको हम करा सकते हैं। प्रोटॉन्स मतलब वही हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो। हीलियम को यूज कर सकते हैं? हीलियम न्यूक्लियस ही तो होता है अल्फा पार्टिकल, तो उनको यूज करा सकते हैं जिनका मास थोड़ा ज्यादा हो।